टी टीचर क्लासेस कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए इस सेशन में आपको मैं जनसंख्या पर लास्ट 15 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, ये 15 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत मैंने इसको कहते हैं ना कि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन छाट के लाना जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो ऐसे क्वेश्चन, ये 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इनको जरूर करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा मेरे वीडियो को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण कारक से क्या समझते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण कारक से क्या समझते हैं? पहला करा, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। पहला चीज, यह ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए पहले समझ ले अपकर्षण क्या होता है। अगर आप भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहर क्षेत्रों की ओर होता है। हाँ बिल्कुल होता है। ग्रामीण में जो लोग रह रहे हैं वो शहर की तरफ आ रहे हैं रोजगार के लिए, पैसा कमाने के लिए, ठीक है, सुविधाओं के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें देखें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होता है। अपकर्षण कारक प्रभावी होता है। वो अपकर्षण कारक क्यों प्रभावी होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी और बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। क्या है? गरीबी और बेरोजगारी की क्या है? प्रतिकूल क्या है? अवस्थाएं। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगर बात करें कि नगर का, तो अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। अभिकर्षण जो होता है वो जीवन में रोजगार, समृद्धि, वृद्धि, विकास को दर्शाता है, जबकि अपकर्षण जो होता है वो दर्शाता है आपको बेरोजगारी, गरीबी, इन सभी चीजों को अपकर्षण दर्शाता है। और अभिकर्षण क्या दर्शाता है? तो रोजगार, समृद्धि, विकास, ये सारी चीजों को अभिकर्षण दर्शाता है। याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आइए, कह रहा है कि लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं? लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए भाई क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि प्रवास, विचरण, अभिकर्षण, अपकर्षण। तो याद रखिएगा, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। अच्छा, ये प्रवास क्यों होता है? तो अपने जीवन शैली को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, ठीक है, अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छे रोजगार की तलाश में ये प्रवास होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 1951 में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? बताइए। करा 1951 के तहत जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है? बताइए भाई। 18.19%, 17.29%, 12.29%, 13.50%, 50%। बताइए भाई इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 17.29% क्या है? नगरीय जनसंख्या हो गई थी 1951 में। 2011 में यही बढ़कर कितना हो गया था? तो 31.80 हो गया था। ये कब हुआ था? तो 2011 में। पूछ लेगा कि 2011 में नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? तो 31.80% था। 31.80% था। ठीक है, अगर हम बात करें 2001 से 2010 के बीच में कितना बढ़ गया, तो कम से कम ये याद रखिएगा कि 35 से 53 हो गई थी। मतलब ये जनसंख्या जो थी 35 से कितनी हो गई थी? तो 53 हो गई थी। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत की आयु संरचना क्या है? भारत की औसत आयु संरचना क्या है? तो भारत की औसत आयु संरचना 64.6%, 6 वर्ष है। 51.6 वर्ष है। ठीक है, 64.8 वर्ष है। 75.2 वर्ष है। तो याद रखिएगा, भारत की जो औसत आयु संरचना है वो 64.6% है। 64.6% भारत की औसत आयु संरचना है। अब आइए भाई, कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 2001 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का अनुपात स्थिति कितना है? 2001 में, ठीक है, 2001 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात की स्थिति क्या है? बताइए भाई, महिलाओं के अनुपात की स्थिति क्या है? मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसकी बात कर रहा है। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो कह रहा है कि 927 महिलाएं हैं, 930 महिलाएं हैं, 933 महिलाएं हैं, कि 853 महिलाएं हैं। तो याद रखिएगा, ये जो 2001 के तहत है तो वो तो थी 933। कितनी थी? 933 महिलाएं थी। ठीक है, आइए, कह रहा है कि
किसकी जनसंख्या अत्यंत विरल है? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसमें पूछ रहा है किसकी जनसंख्या अति विरल है, तो अत्यंत विरल है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है वो अत्यंत विरल है। याद रखिएगा जितना भी आप उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की तरफ चलेंगे, असम हो गया, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, इस सारे जो हैं यहाँ पर जनसंख्या, और मध्य भारत या कहा जाए कि जो आपका ये यूपी का क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, राजस्थान का क्षेत्र, महाराष्ट्र, ये सारे क्षेत्र जो है जनसंख्या घनी आबादी है। लेकिन जब उतना उधर की तरफ जाएंगे ना तो आपको जनसंख्या क्या देखने को मिलेगी? विरल मिलेगी, कम देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कहता है निम्न में से कौन सा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उठाकर आपको देगा और पूछेगा कौन सा जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है। कह रहा है चिकित्सा सेवाओं में वृद्धि, ठीक है, कम आयु में विवाह, निम्न साक्षरता दर और शहरीकरण। बताइए भाई इनमें से कौन सा आपका सही है, कौन सा आपका सही है? तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण तो चिकित्सा सेवा में वृद्धि हो गई, बहुत सही बात है भाई। जो मृत्यु दर थी वो कम हो गई, कम आयु में जो विवाह है, ठीक है, कम आयु में विवाह जो है ये चीज़ देखने को मिला, ठीक है। निम्न साक्षरता, भाई जो कम पढ़े लिखे हैं तो उनको ज्ञान नहीं है, ये चीज़ें। और एक है शहरीकरण। तो याद रखिएगा जो साक्षरता मतलब जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण नहीं है वो शहरीकरण है, बाकी सभी हैं, सभी जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या है, कह रहा है कि मई 2000 में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। कह रहा है कि 2 मई 2000 में गठित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं? राष्ट्रपति बनता, मुख्यमंत्री बनता, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जनसंख्या आयोग के, ठीक है, गठित जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री बनते हैं, याद रखिएगा प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष किसके अंतर्गत कार्य करता है? राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष, ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष किसके अंतर्गत कार्य करता है? बताइए भाई किसके अंतर्गत कार्य करेगा? पहला है नीति आयोग, जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। बताइए भाई किसके अंतर्गत कार्य करेगा, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं? फिर से सुनिएगा, कह रहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष किसके अंतर्गत कार्य करता है? ठीक है, नीति आयोग, जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य और कल्याण परिवार कल्याण विभाग। बताइए भाई, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा यह जो आंसर होगा इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत, ठीक है। आइए चलते हैं, ठीक है। कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य लक्ष्य क्या था? कुल प्रजनन दर में प्रतिस्थापन स्तर तक काम करना था, छोटे परिवार के आदर्श को जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है, संचारी रोगों का रोकथाम, गर्भावस्था, जन्म, मृत्यु एवं विवाह के का 100% या कहा जाए 100% पंजीकरण प्राप्त करना था। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके लिए? बताइए। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ये गर्भावस्था का पंजीकरण होगा, जन्म होते हैं बच्चों का उनका पंजीयन होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनते हैं उनका पंजीयन होता है, विवाह होता है उसका भी पंजीयनकरण किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कहता है कि भारत की जनसंख्या नीति, ठीक है, प्रति 1000 जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु दर कितना कम करना है? बताइए भाई शिशु मृत्यु दर कितना कम करना है? 30 करना, 40 करना, 25 या 35? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 30। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 करा भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना का स्थापना कब की थी? ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना कब की थी बताइएगा। मई 2000 में, जून 2000 में, जनवरी 2000, अगस्त 2000 में? बताइए भाई भारत की, फिर से सुन लीजिएगा कि बताइए भाई। तो देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना कब की? तो मई 2000 में, जून 2000 में, जनवरी 2000 में, अगस्त 2000 में। तो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या परियोजना की स्थापना 11 मई 2000 को हुआ था, 11 मई 2000 को हुआ था, 11 मई 2000 को हुआ था। और मैं बता दूं कि इसके जो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं, और जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष
इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। खाली प्रधानमंत्री जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं, लेकिन अगर बात करें उपाध्यक्ष के रूप में जो काम करते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष कार्य करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और वही सारा काम करते हैं। ठीक है, वही सारा काम करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में सिर्फ एक ही कार्य नहीं है, तो वो सिर्फ अध्यक्ष बनाए गए हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं तो वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या दिए गए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। कह रहा है कि दिए गए निम्न में से किस राज्यों की जनसंख्या दिए गए अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। तो कह रहा है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उपर्युक्त सभी। अगर आपको सन दे देता 2002 या कहा जाए 2011 में, तो सारी चीज़ें अलग होती है, लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ है तो याद रखिएगा उसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जनसंख्या क्या है, अन्य दो राज्यों से अपेक्षा अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण शहरी प्रवास का कारण नहीं है। शहरी क्षेत्र में मजदूरी की ज़्यादा मांग है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का कम अवसर है। ठीक है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच विकास का असंतुलित पैटर्न है, या इनमें से एक से अधिक। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, वो सही आंसर हो जाएगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास का असंतुलित पैटर्न ही क्या है, इस सारी चीज़ों को कारण नहीं बनता है। ठीक है, ये इसका कारण नहीं बनता है। चलिए आ जाइए, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के साथ भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है, कितने अंतर देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि 14.96%, 15.23%, 17.98%, 16.68%। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 16.68% जो है ये क्या है, इनके पुरुष और महिला के बीच में साक्षरता दर का अंतर देखने को मिलता है। ये रहे भाई आपके लास्ट, आज जनसंख्या का पूरा खत्म हो गया। अब हम अगले चैप्टर को लेकर आएंगे, और उसमें भी आपको जब तक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो जाते हैं तब तक मैं आपको कराता रहूँगा। दूसरी चीज़ देख लीजिए, मैं कॉपी पेस्ट का काम नहीं करता हूँ। मुझे जब तक क्वेश्चन नहीं लगते कि नहीं ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तब तक मैं उस पर काम करता हूँ। करने के बाद आप सभी के सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो मेरे क्वेश्चन को आप देखिए और पढ़िए, और उसके बाद एनालिसिस करिए। फिर उसके बाद जो भी आपका रिस्पॉन्स कमेंट में आएगा मैं उसको सुनूंगा और उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।